हेलो जी, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अभी 7 से 8 मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हैं और इस क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का चल रहा है, जिसमें से मेंसुरेशन में वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा अपना एक लेक्चर हो गया। जिस भी बच्चे ने अभी तक उसको नहीं देखा, सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि वो देखे, उसके बाद इस क्लास में एंट्री लेके, क्योंकि आपको हो सकता है कि यदि आप इस क्लास में पहली बार आए हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा परेशानी आए। यदि आप उस क्लास को करके आते तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। बाकी जिसको बेसिक आता है, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में उसमें पढ़ाया गया, तो स्क्वायर के बारे में आता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में आता है। रूट का मान निकालना आता है, तो आप इस क्लास को कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि देखो यहाँ पे बोर्ड पे भी जैसे है वृत्त, कल हुआ यू था कि जैसे हम लोग वर्ग पढ़े, उसके बाद आयत पढ़े थे, उसके बाद अचानक वीडियो कट गया था, जिसमें से हम ये पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी उसमें से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको फिर से पढ़ाने का कोशिश करूँगा अभी तुरंत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? वृत्त से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़े वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। इसमें से पहला जो मेन टॉपिक आता है जिस पर से सवाल रहता है कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त सर्कल किसे कहता है। हमने आपको कल बताया था कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा बहुत प्रकार का होता है। देखो, यदि यहाँ से प्रथम बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु, अंतिम बिंदु यहाँ पे, प्रथम बिंदु यहाँ पर, किसी भी रेखा में अनगिनत बिंदु होते हैं। यदि प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु बताया गया हो कि निश्चित हो गया इसका प्रथम बिंदु ए है, दूसरा का प्रथम बिंदु बी है, तब इसको रेखाखंड कहा जाता है। वही यदि ज्ञात ना हो, यदि किसी रेखा में बिंदु ज्ञात नहीं हो, अनंत बिंदु हो, वो आगे की ओर बढ़ सकता है, यदि पीछे की ओर बढ़ सकता है, तब इसको सरल रेखा कहते थे। और वक्र की रेखा किसको कहते थे? बिंदुओं के मिलन से बनी आकृति जिसमें से बिंदु का दिशा अलग अलग होता है, तब उसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। जैसे इसमें से हर एक जगह हर एक बिंदु का डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, अलग अलग है। अब आता है कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त भी रेखा से बनी आकृति है। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये कहेंगे तो ये गोल आकृति है। गोल आकृति गोल है, क्यों है? क्योंकि यह वक्र रेखा टेढ़ा मेढ़ा रेखा से बना, तो वही वक्र रेखा से बनी आकृति को वृत्त करते हैं। बशर्ते क्या होता है कि इसमें जो प्रथम बिंदु था और इसका जो अंतिम बिंदु वो एक ही जगह होना चाहिए, यानी कि ये पूरा का पूरा मिला हुआ नहीं। जब प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह होता है तब उसको क्या कहते हैं? लूप कहते हैं, यानी कि बंद आकृति कहते हैं। बंद आकृति भी किससे? वक्र रेखा, वर्ग नहीं, वक्र रेखा से बनी ऐसी आकृति जो कि क्या हो, बंद होता है, उसको क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। वृत्त का एक केंद्र होता है, बीच वाला भाग सेंटर में इधर भी बराबर हिस्सा, इधर भी बराबर हिस्सा, इधर भी बराबर हिस्सा, इधर भी बराबर हिस्सा, यानी कि वृत्त को 4 भाग में यदि बांटे तो ये चारों हिस्सा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये होता कहाँ पे? केंद्र। एक बीच में, केंद्र का मतलब सेंटर होता है। सेंटर का मतलब कहाँ? बीच है ना। तो ये बीच में जो केंद्र होता है इसका नाम क्या देते हैं? कुछ भी दे सकता है, ओ पी क्यू आर, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, लेकिन जनरली जो रहता है वो क्या रहता है? केंद्र का नाम वो रहता है। और ये केंद्र पे जो पूरा का पूरा बना हुआ रहता है केंद्र, कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री नहीं समझते हो? 60 डिग्री का मतलब चारों तरफ। एबी डिविलियर्स को ना देखो, एबी डिविलियर्स जो क्रिकेट खेलता है साउथ अफ्रीका का, किधरों शॉट मार देते, तब ना उसको मिस्टर 360 के नाम से जानते हैं। तो 360 का मतलब होता है किधरों, इधर इधर इधर। तो पूरा जो ये एंगल होता है, पूरा एंगल को क्या कहते हैं? 360 डिग्री। तो पूछेगा वृत्त के केंद्र पर बना कौन कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है कि 360 डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। दूसरा नंबर, एक वृत्त में कितना बिंदु होता है? एक वृत्त में अनगिनत बिंदुएं होती है। अब मान लो कोई वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कौन कितना डिग्री का हो गया? 360 डिग्री का। अब मान लो यहाँ वृत्त में एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु कहाँ है? बी है। तो ये बिंदु ए लिए, दूसरा बिंदु यहाँ पर बी लिए, इस बीच में बहुत सारा बिंदु और होगा, तो इस ए बिंदु को और बी बिंदु को मिला दिए। तो किसी वृत्त के दो बिंदुओं को, कहीं पे बिंदु दो को ले लो, उस दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे लेना चाहोगे, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, इसको मिला दिए, ये क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। वृत्त का जीवा कहलाएगा। ये बिंदु एक यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए, इसको यदि हम मिला दिए तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का जीवा कहलाएगा। लेकिन वही जीवा यदि कोई बिंदु मान लो हम यहाँ पे लिए, कोई बिंदु यहाँ पे लिए, ये क्या है? बिंदु है। बिंदु को जब मिलाए, जब वह बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये वाला रेखा जीवा कहलाता है। जब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है। लेकिन वही रेखा जब कहाँ से होकर गुजर जाए? इस केंद्र से होकर गुजर जाए, तब इसका नाम क्या कहलाता है? इसी जीवा का नाम एक स्पेशल कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास कहते हैं, तो व्यास में देखिए सेंटर, केंद्र का मतलब ये बीच में होता है, बीच का इधर वाला भाग इधर वाला भाग बराबर होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? व्यास होता है। तो इतना आधा सा भाग जो कहलाता है वो वृत्त का त्रिज्या
त्रिज्या कहलाता है। यानी कहने का मतलब त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या मतलब क्या होता है, व्यास का आधा होता है। इधर वाला भाग आधा हो गया, इधर वाला भाग आधा हो गया, व्यास का क्या क्या होता है, आधा होता है। और किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो व्यास का त्रिज्या क्या है, त्रिज्या व्यास का आधा है। तो व्यास का आधा करने के लिए क्या करेंगे, डी को किससे भाग देंगे, 2 से देंगे। यही आर बराबर क्या निकल जाता है सूत्र, d/2। किसका निकल जाता है, त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या निकल जाता है, आर बराबर d/2। यही हम इसके नीचे ना कुछ एक है, यदि इसको कोना कोनी गुना करे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना आर। तो ये क्या हो जाता है, व्यास निकालने का सूत्र। कब प्रयोग होता है इसका, व्यास बराबर 2 आर। ये सूत्र का प्रयोग कब होता है, मान लो कि वही भी ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त में मान लो ये दिया रहेगा क्या, पूरा का पूरा व्यास कितना दिया रहेगा, 14 दिया रहेगा। तो इसका पूछेगा त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या कितना होगा, तो व्यास में से देखो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है। यानी व्यास में से किससे भाग दे देंगे, 2 से। तो व्यास कितना दिया गया, 14। तो 14 2 से भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा, त्रिज्या का मान कितना निकल जाएगा, 7। यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो ये किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। जरूरी नहीं है कि ये संख्या में रहेगा, संख्या में क्यों रहेगा, कोई भी लंबाई है तो वो यूनिट में ना मापते हैं, मात्रक में, इकाई में ना मापते हैं। इकाई का मतलब मीटर सेंटीमीटर यही सब में ना मापते हैं। तो ये हो गया 7 हो गया किसका, ये त्रिज्या का मान हो गया। यदि किसी वृत्त का मान लो कहेगा ये वृत्त है, इसका मान लो ये केंद्र है, केंद्र का ये वाला क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो कहेगा त्रिज्या बराबर 4 है, कितना है, त्रिज्या बराबर 4 है। तो कहेगा इसका व्यास कितना होगा, तो व्यास बराबर सूत्र क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना 2r का मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो बराबर 2 गुना आर के जगह पे कितना रख देंगे, 4। यानी ये जो त्रिज्या 4 त्रिज्या को क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, व्यास 4 दूनी 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में भी हो सकता है। तो ये हो गया त्रिज्या निकालने का सूत्र। अब देखो यहाँ पे ये वृत्त है, मान लो ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है। अब वृत्त में क्या होगा, ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र है। अब हो सकता है कि कोई बिंदु मान लो यहाँ ले लिए को, यहाँ पे बताते हैं आपको, रुको, ये उम्मीद है उतार लीजिएगा आप लोग। देखो ये क्या है, ये केंद्र वृत्त है, वृत्त में ये क्या है, केंद्र है, केंद्र का नाम क्या है, ओ है। यहाँ से एक बिंदु लिए, दूसरा बिंदु यहाँ लिए, तो इसको क्या कहते हैं, मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होकर गुजरती इसको व्यास कहते हैं। व्यास का इतना सा आधा भाग क्या हो गया, त्रिज्या, इधर क्या हो गया, आधा भाग त्रिज्या। मान लो एक बिंदु यहाँ ले लिए, दूसरा बिंदु कहाँ ले लिए है, यहाँ पे ले लिए। तो इसको जो मिलाने वाली रेखा यदि कहाँ से गुजर जाए, इस केंद्र से होकर गुजर जाए, यहाँ पे मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर गुजरता, तो ये भी तो जीवा ना कहलाएगा, काहे कि ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाए। जीवा किधर से होकर गुजरा, केंद्र से होकर गुजरती है जीवा, तो इतना आधा भाग भी क्या कहलाएगा, तब जीव ये व्यास, सॉरी ये जीवा कहलाएगा। अब जब जीवा केंद्र से होकर गुजरता है तो एक व्यास कहलाता, और व्यास का इतना सा आधा वाला भाग क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। फिर इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यानी ये भी आर, ये भी आर। यहाँ से मान लो ये है, यहाँ से ये गुजराती, ये भी व्यास है, आधा भाग त्रिज्या आ गया, ये भी क्या हो गया, त्रिज्या होगा। मान लो यहाँ से गुजार दिए, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। इधर से गुजार दिए केंद्र से होकर 2 बिंदु, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, पूरा का पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया। अब क्या होता है, किसी किसी वृत्त में, किसी चैप्टर में ये मान लो केंद्र दिया, या किसी सवाल सब देखोगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ से ये लेके यहाँ गए, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मिला व्यास है, इतना सा भाग क्या त्रिज्या, इतना सा भाग, इतना सा भाग त्रिज्या, इतना सा भाग त्रिज्या। यदि हम इसको ए बिंदु ले तो इतना, इसको बी बिंदु ले तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ओ से लेकर के ए तक का दूरी क्या हो जाएगा, त्रिज्या, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये क्या जाएगा, ओ बी को भी क्या कहेंगे, त्रिज्या। और ये दोनों आपस में हमेशा बराबर, ये 4 रहेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। ये दोनों हमेशा बराबर होता है त्रिज्या। ये 5 तो ये भी कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये भी आधे है, ये भी आधे, तो दोनों का मान बराबर है ना। तो ये 4 और 5 होगा, तो ये कितना होगा, 5। क्यों होगा बराबर, क्योंकि मान लो ये व्यास दिया रहता है, तो व्यास दिया रहता है तो ये दोनों भाग इसका आधा होता है, इधर वाला आधा, इसको आधा करेगा तो कितना होगा, 2, यानी 4। तो ये भी आधा होता है व्यास का, ये भी आधा होता है, तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये ओ बी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। इसको सूचित किससे करता है, आर से। किसी किताब में क्या होता है, ये आर के बदले में या छोटी आर के बदले में कहीं पे R1 लिखा रहेगा, कहीं पे बड़ी आर लिखा रहेगा, ये बड़ी आर लिखा रहेगा, कहीं पे R1 लिखा रहेगा, कहीं पे त्रिज्या कितना लिखा है, R2 रहेगा। तो बहुत तरीके का नाम हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो हो गया वृत्त का व्यास, हो गया जीवा के बारे में हो गया। एक वृत्त आता है सवाल ऑब्जेक्टिव क्या,
वृत्त की सबसे लंबी जीवा का नाम क्या है? वृत्त देखो, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ मिलाए तो ये जीवा, यहाँ से यहाँ मिलाए तो ये जीवा, यहाँ से यहाँ मिलाए तो ये भी जीवा, यहाँ से यहाँ मिलाए ये जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, यहाँ केंद्र से होकर मिलाए तो ये भी जीवा हो गया। लेकिन जीवा में से भी सबसे बड़ा जीवा कौन है? ये जो केंद्र से होकर गुजर रहा है ना, सबसे बड़ा देख लो, इससे बड़ा तो यही है, ऊपर में बनाएगा तो इससे सबसे छोटे होगा, तो ये वाला जो रेखा है ये वाला जीवा, तो ये सबसे क्या है? बड़ा। तो सबसे लंबी जीवा का नाम यही क्या कहलाता है? व्यास। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा का नाम क्या है? तो व्यास। व्यास को आधा करते क्या होता है? त्रिज्या होता है। एक वृत्त में कितना जीवा? बहुत बिंदु होगा, एक वृत्त में बहुत सारा बड़ा बिंदु है तो बहुत सारा बिंदु होगा, तो अनंत बिंदु है तो अनंत जीवा। कितना व्यास? कितना व्यास? अनगिनत बिंदु, अनगिनत व्यास। तो ये हो गया व्यास के बारे में। अब आता है क्या? परिधि किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? देखो, अरे एक बार में सर्कल बन गया। यह मान लो केंद्र है ओ, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मिला है, सॉरी, ये केंद्र से होकर यदि कोई जीवा को गुजार देती है क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। इतना सा भाग हो जाएगा त्रिज्या, इतना सा भाग क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या? वृत्त के परिधि का सूत्र निकालना। तो परिधि का सूत्र निकालने के लिए देखो, परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। परिधि है क्या? हम कल आपको बताए थे कि परिधि और परिमिति, परिमाप तीनों का तीनों क्या है? एक ही चीज़ है। बशर्ते क्या है, इसमें से देखो सोचना पड़ता है कि वृत्त का परिधि हो गया, देखो कल भी बताता आज भी बताता है, परिधि, परिमाप या फिर किसी भी आकृति का लंबाई। दूसरा नंबर क्या हो गया? क्षेत्रफल के बारे में। तीसरा नंबर क्या हो गया? आयतन के बारे में। मान लो ये क्या है? कोई बाल्टिया है, मान लेते हैं ये क्या है? कोई उठाने वाला बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है। इस बाल्टी के बारे में यदि हम बात करें, इस बाल्टी के बारे में बात करें, ये बाल्टी का पूरा लंबाई कितना है? पूरा का पूरा लंबाई कितना है? तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आएंगे कि नहीं आएंगे? पूरा घूमेंगे तो यही क्या हो जाएगा? पूर्ण लंबाई। जब पूरा का पूरा किसी भी आकृति की लंबाई के बारे में बात करती है क्या कहलाता? परिधि कहलाता। अब आता है आयतन। देखो किसे कहता है? मान लो हमको पानी पीने का आवश्यकता था, किसी ने बोला पानी लाने के लिए, मान लो भोज भात चलाने गए, इसमें से भर के पानी ला दिए, अंदर में भर के पानी ला दिए। कोई पूछेगा कितना पानी ले लो भाई साहब, तो इसमें से बताएंगे इतना भर के पानी लाए हैं। तो पानी लाने का कितना पानी लाए? यदि अंदर वाला चीज़ का बात करें, किसी भी चीज़ के अंदर क्या है, तो उस चीज़ का क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आयतन। तो किसी भी चीज़ को निकालने के बात करें कि कितना पानी है, कितना दूध है, कितना सामान अटेगा, तो इस सारे चीज़ों के बारे में यदि बात करें तो इसका मतलब क्या निकालना है? आयतन निकालना। अब बात आता क्या रे? ये बाल्टिया हमको जाना था, भोज भात में जाना था, ठीक, लाइट का ऐसा ऐसा करने लगा रे, हमको भोज भात में इसको लेके जाना था बाल्टी को। अब ये मान लो गंदा था, अब गंदा था, हमने कहा कि इसको रंग दो ना, अच्छा लगेगा चलाने में, तो इसको रंग दिए तो कहाँ रंगे? अंदर में रंगे कि बाहर में रंगे? तो ये सतह पर जब रंगते हैं, जब सतह के बारे में बात करते हैं, तब इसका क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब आप वृत्त का परिधि पे, वृत्त का परिधि का मतलब क्या होता है? वृत्त का परिधि भी वही, एक मिनट, आ रहा है लाइट? हाँ, तो वृत्त का परिधि का मतलब क्या होता है? देखो, वृत्त का परिधि भी वही होता है। मान लो ये वृत्त को बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ घूमे, यहाँ से यहाँ गए, तो पूरा का पूरा यही लंबाई है, तो यही लंबाई को क्या कहेंगे? वृत्त की लंबाई। एक कहा जाएगा क्या? एक इतना बड़ा तार है और तार को ऐसे करके मोड़ दिया जाता है, तो बोलेगा तार का लंबाई कितना है? तार का लंबाई 5 मीटर था। तार का लंबाई, तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा, मान लो ऐसे करके तार था, ऐसे करके तार था, वही तार को ऐसे करके मोड़ दिया, तो तार तो घट नहीं है ना गया रे, पहले जितना था 5, अभी भी कितना है तार का लंबाई? 5 है ना, है तो 5 है। तो जब उसको मोड़ दिया गया तो उसका वृत्त बन गया, मोड़ दिया तो वृत्त गोल जैसा क्या बन गया? वृत्त बन गया। तो वही वृत्त का लंबाई क्या होगा? वही क्या कहलाता है? वृत्त का परिधि कहलाता है। तार का लंबाई कितना था? 5, उसको ऐसे मोड़ दिए तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? घटा तो नहीं है, 5 है, तो वृत्त का परिधि कितना हो गया? 5। ये बात याद रहेगा, ऐसा ऐसा सवाल आएगा। एक वृत्त तार था, तार को मोड़ कैसे क्या कर दिया गया? वृत्त बना दिया गया। उसका तार का लंबाई कितना था? 5, तो इसका परिधि कितना देगा? 5। अब कहेगा त्रिज्या निकालने के लिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए देखो कैसे निकालते हैं अभी। तो पहले समझते हैं वृत्त। तो वृत्त का परिधि का सूत्र, पहला नंबर क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr
आर होता है। क्या होता है वृत्त के परिधि का सूत्र? 2 पाई आर होता है। अब कहेगा एक तार था, तार को मोड़ के क्या बना दिया गया? ये बना दिया गया, वृत्त बना दिया गया। तो कहेगा वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात करे। तब कैसे निकालेगा? वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास का मान ज्ञात कर। व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। बोले अलग अलग आर हो सकता है, R1 हो सकता है, बड़ी आर हो सकता है, छोटी आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? बोल वृत्त का परिधि, तार का लंबाई कितना था? मान लो ये तार था, तार को मोड़ के वृत्त बना दिया गया, इसका लंबाई 5 मीटर था, तो ये परिधि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है? आर निकालना। पाई का मान कितना था? या तो 22/7 होता है, या फिर उसी को 0.3.14 लेते हैं। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे? आर का मान निकालने के लिए इसके नीचे ना तो कुछ एक कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 × 7 आ जाएगा। अब बटे में इधर से 2 × 22 है, तो गुना से भाग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 × 22 बराबर कितना आ जाएगा? ये नहीं समझ में आया? देखो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 22 आर। देखो इसमें जब क्षेत्रमिति वाला चैप्टर पढ़ो तो 22 दूनी 44 भी कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रमिति वाले में करना नहीं है गुना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें से ज़्यादा कटता है, तो कटता है तो बड़ा को कटने में थोड़ा परेशानी होता है, इसलिए इसको कटाना नहीं, इससे छोड़ दें। 7 × 1 7 हो जाएगा। इधर कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 7 अब बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 22 गुना आर। ये टोटल गुना है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग 5 × 7 बटे 2 × 22 बराबर क्या हो जाएगा? आर। इसको कटा के आंसर निकाल लो। दशमलव में जितना था उससे आर को आर निकल जाएगा। और व्यास बराबर क्या था? त्रिज्या को कितना कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, तो इसको 2 गुना निकाल के त्रिज्या को 2 गुना कर देगा तो व्यास निकल जाएगा। ऐसा ऐसा सवाल आएगा तो उस समय बताएंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे चीज़ पर। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या हो गया? 2 पाई आर। दूसरा नंबर आता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। प्लेट देखा है? प्लेट क्या है? गोल जैसा है। तो प्लेट को उस सतह के बारे में यदि बात करें, सतह के बारे में यदि बात करें तो उसका मतलब क्या था? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। 2 गो सूत्र बताए, एगो पहले निकाले थे, क्या? तीसरा नंबर पहले निकाले थे। त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? यदि व्यास में किससे भाग दे दें? 2 से भाग देते तो किसका सूत्र निकलता है? त्रिज्या का निकलता है। चौथा नंबर क्या बताए? व्यास निकालने का यदि त्रिज्या को किससे कर दे? 2 से गुना कर दे तो वो क्या निकल जाता है? व्यास। क्या ये 4 चीज़ वृत्त के बारे में याद रहेगा? 4 गो सूत्र। इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, इसी पे कम से कम 4 से 5 नंबर का तो आइए जाएगा। वृत्त से संबंधित हल्का हल्का छोटा छोटा टॉपिक से आ जाता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। क्यों नहीं बनता है सवाल? क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं, सही ढंग से पढ़ते नहीं, अच्छे से पढ़ते नहीं है। होता क्या, गए क्लास उसके बाद फिर देख लिए, उसके बाद यस सर नो सर खाली कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा तकलीफ होता है। तो इसको समझने का कोशिश करो। अब देखो ये क्या, ये वृत्त था। अब चाकू ला, एकदम धार वाला चाकू से इसको काट दिया। अब जब काट दिया जाता है तो काटने से पहले देखो कहाँ से काटना है। ये जो वृत्त का व्यास होता है, किसी भी वृत्त का व्यास किसी भी वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। इधर आधा वाला भाग हो जाएगा, इधर वाला आधा वाला भाग हो गया। ये व्यास क्या कर दिया? बांट दिया। इधर आधा वाला भाग, इधर आधा वाला भाग। ये दोनों भाग क्या होता है? बराबर। जितना ऊपर भाग उतना नीचे भाग। तो ये हो गया वृत्त का व्यास होता है। व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब जो ये आधा वाला हिस्सा इसे करके है तरबूज के जैसा, ये तरबूजा का जैसा जो भाग है, इसी का नाम क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। अब बीच में क्या था? केंद्र था, तो ये क्या हो जाएगा? केंद्र। और जब रेखा केंद्र से गुजर रहा तो ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का व्यास। तो आधा भाग त्रिज्या, इधर आधा वाला भाग त्रिज्या हो जाएगा। अब आता है क्या? ये हो गया अर्धवृत्त। ये क्या हो गया? वृत्त। अब आता है सवाल, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? सोच के बताओ क्या होगा। देखो ये वृत्त था, वृत्त का सूत्र क्या आता? परिधि का 2 पाई आर। 2 पाई आर। किसी भी चीज को आधा करने के लिए किससे भाग देते हैं? 2 से। तो 2 से भाग दे दो तो किसका निकल जाएगा? अर्धवृत्त का। देख अर्धवृत्त का परिधि का मतलब आधा वृत्त का परिधि, पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर। तो आधा वृत्त का परिधि में किससे भाग दे देंगे? तो आधा वृत्त का परिधि के लिए वृत्त के परिधि को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो पूरा वृत्त का परिधि कितना था? 2 पाई आर। इसको किससे भाग दे देंगे? 2 से। ये कटा तो क्या बच गया? पाई आर। क्या यही पाई आर होगा अर्धवृत्त के परिधि? हाँ यस सर होगा, लेकिन ये सर गलत है। क्यों गलत है? देखो ये पूरा का पूरा किसी वृत्त का हिस्सा था, इसी वृत्त का यही वृत्त का हिस्सा था। ये पूरा वृत्त था, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा वृत्त था, लेकिन इसमें से ये आधा है। तो ये पूरा वृत्त का लंबाई, परिधि का मतलब पूरा वृत्त की लंबाई, तो ये पूरा का लंबाई 2 पाई आर था। आधा कर दिया तो इतने ऐसा का ना लंबाई निकला रे पाई आर रे, इतने सा करना निकला। तो बाकी तो ये वाला तो बचिए न गया, तो इतना सा बच गया। तो इधर आर है, इधर आर है, आर प्लस आर
2r, तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। लंबाई परिधि का मतलब पूरा का पूरा लंबाई, तो आधा इधर कितना निकला पाई आर, तो ये कितना निकल गया आर प्लस आर 2r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर प्लस 2r। आया समझ में, आ गया होगा। दूसरा नंबर देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वही प्लेट जो है गोल जैसा प्लेट, प्लेट का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल में तो कुछ ना करना है, क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधा करेंगे तो इतना सा तो निकल जाएगा क्षेत्रफल, ये पूरा सरफेस। तो वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, उसमें से किससे भाग दे देंगे आधा करने के लिए, 2 से भाग दे देंगे तो ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। क्या इतना चीज़ याद रखोगे, क्या इतना चीज़ याद रखोगे। कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ, क्या करोगे क्वेश्चन करोगे, हमें लिखते लिखते तुम्हारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ऐसा हल्का हल्का क्वेश्चन देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा देखो, ये याद है सूत्र के पे लिख लो, कॉपी में उस जगह लिख लो, ताकि सवाल बनाने में आसानी होगा। देखो वृत्त से संबंधित सॉरी क्वेश्चन क्या है, मान लो पहला क्वेश्चन क्या लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि मान 1 नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 किसका रे, क्लास का, क्लास का क्वेश्चन। सबसे पहला, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या का मान कितना है, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि क्षेत्रफल तथा व्यास का मान ज्ञात करें। व्यास का संख्यात्मक मान ज्ञात करें। व्यास का संख्यात्मक मान ज्ञात करें। क्या निकल जाएगा, अरे हाँ या ना निकल जाएगा। क्या करेंगे, वृत्त का संख्यात्मक मान निकालने के लिए देखो, सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या का मान दिया गया, तो सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। वृत्त बना लिया, बीच में केंद्र होगा। उसके बाद ये क्या हो गया, व्यास, तो आधा वाला भाग त्रिज्या, तो त्रिज्या का भाग मान कितना आर बराबर है 14, तो ये भी आर बराबर कितना हो जाएगा 14। वो निकालना क्या, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, इसीलिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, बराबर 2 पाई आर होता है। 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया गया है 14 दिया गया, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो 2 गुना कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, तो 2 गुना 22 गुना 2 आ जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 2 आ जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर देना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर। निकल गया। दूसरा नंबर क्या है, इसी में दूसरा नंबर ये निकल गया परिधि। अब कहता है क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 14। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर का मान जो रखेगा उसको कितना बार गुना करेगा, 2 बार गुना करेगा, तो आर का मान कितना है 14, तो 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, तो ये 7 दूना 14, 22 दूनी 44 गुना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 14 चक्के कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर 14 चक्के 56 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सही गुना सही किया रे, मैथमेटिक्स कमजोर तो नहीं हो गया रे। ठीक है 56 5 61, हाँ ये हो गया। अब क्या कहता है, इसका व्यास ज्ञात करने के लिए, व्यास तो हल्का नहीं रे, व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या का मान कितना है 14 है, तो 2r होता है सूत्र, तो 2 गुना 14 रख देगा आर के जगह पे, तो 14 नहीं कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। या सेंटीमीटर में था, या सेंटीमीटर में आ गया। क्लियर हुआ। देखो ये सेंटीमीटर मीटर लगाने में परेशानी होगा, यदि दिक्कत होता है सीधा क्या करना, आंसर निकलेगा क्षेत्रफल निकलेगा तो उसमें स्क्वायर लगा देना, यदि परिधि निकालने का बात आता है उसमें सेंटीमीटर लगा देना, बस क्लियर है। अब आओ किस पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, अर्धवृत्त के बारे में देते हैं। अर्धवृत्त क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अर्धवृत्त के त्रिज्या कितना है, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर मान लो वही 14 सेंटीमीटर है,
तो इसके परिधि का मान ज्ञात करें। तो इसके परिधि तथा व्यास का मान ज्ञात करें। व्यास का मान ज्ञात करें। बोलो कैसे निकालेगा। यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि तथा व्यास का मान ज्ञात करें। तो वृत्त का अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त ये मान लो ऐसा करके ये क्या है, अर्धवृत्त है। इसमें से ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो ये अर्धवृत्त का त्रिज्या आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसका परिधि निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र तो क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2πr प्लस πr। इसमें से कॉमन देखो कुछ आएगा, आएगा या नहीं आएगा, सॉरी 2πr प्लस 2r होता है। तो यहाँ पे देख 2 है, r है, 2 है, r है, तो 2r कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या रे, है πr ना था गधा सब, पे आधा हो गया पाई, 2πr में 2 करता πr प्लस 2r। तो यहाँ पे r कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है। तो r का मान कितना है, 14 है। पाई का मान कितना है, 22/7 प्लस 2। पाई का मान 22/7 होता है, कहाँ है, नहीं होता है, या तो 3.14 होता है। 14 तो इसका नीचे ना तो कुछ एक, तो 7 रहेगा। 7 आएगा तो बता क्या होगा, प्लस इधर 7 दूनी 14 आएगा। तो कितना आ जाएगा 14, और गुना कितना आ जाएगा 22, 14 जोड़ेंगे तो 36/7, 7 दूनी 14, 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर वृत्त की परिधि किसमें कितना निकल गया, 72 सेंटीमीटर। अब निकालना हमको क्या है, व्यास तो हल्के ना है, तुरंत निकलना जाएगा मेरे भाई। व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो r का मान कितना है, 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। क्या इतना चीज़ क्लियर है वृत्त के बारे में। छोटा छोटा क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या बन जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चन बहुत सारा आएगा जो कि हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। बाकी अभी आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा बहुत चीज़ समझाते हैं, उसके बाद आपको सूत्र लिखा के कल टोटल का टोटल सवाल कराने का कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि अभी इंक इसका ख़त्म हो गया, हमको इसमें डालना पड़ेगा और अभी अवेलेबल इस जगह पे तो नहीं है, इसलिए क्लास छोड़ना पड़ेगा। देखो वृत्त के बारे में बताते हैं। ये पूरा का पूरा वृत्त है, पूरा का पूरा क्या हो गया रे, कैसे छूट गया रे, ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। अब देखो वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त में यदि हम ये बात करें, वृत्त टेढ़ा कैसे बनेगा, गोल पैसा बनना। ये वृत्त यदि हम वृत्त का अर्धवृत्त का बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधा वृत्त मान लो ये व्यास हो गया, तो याद आ गया, इधर भी जाएंगे तो इधर हो जाएगा। अब आता वृत्त का चाप किसे कहते हैं। चाप का नाम सुना है, चाप एक कंस्ट्रक्शन में चाप काटने के लिए आता है। एक यहाँ पे वृत्त का चाप है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, या चाप कितना है, इसमें 2 नंबर में पूछता है कि वृत्त के चाप की लंबाई कितना होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है वृत्त के चाप की लंबाई कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के भाग में, तो अर्धवृत्त का जो बिंदु है प्रथम ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु अर्धवृत्त का, सॉरी व्यास का जो बिंदु है उसके उससे नहीं छोटा, यानी कि इसके अंदर में होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई बिंदु मान लो यहाँ पे लिए ए बिंदु, ए दूसरा बिंदु बी ले लिए, ठीक। इसको यदि हम मिला दे तो ये क्या कहलाएगा बताओ। यदि ए से बी तक मिलाएंगे तो जीवा कहलाएगा। तो ए बिंदु और बी बिंदु जो वृत्त का पूरा लंबाई, तो ए बिंदु और बी बिंदु तक की ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसी को क्या कहेंगे, ये इसी को क्या कहेंगे, चाप कहते हैं, यानी चाप कहते हैं। भाई पूछता है चाप का ये पूरा का पूरा, तो कुछ छोड़ करना, बार बार वीडियो कट जा रहा है पता नहीं कैसे। देखो ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, चाप है। ये पूरा का पूरा क्या है, तो चाप कुछ छोटा लंबाई होगा कि नहीं होगा इसका, तो ये चाप का लंबाई कितना होगा ये पता करना है। दूसरा नंबर ये देखो, ये केंद्र है, यहाँ से एक बिंदु ये है, मान लो अभी इसको मिटा दिया, ये जीवा को मिटा दिया। एक बिंदु ये यहाँ पे था ए, दूसरा बिंदु यहाँ पे बी, तो ये ए बिंदु यदि हम यहाँ से यहाँ तक मिलाए तो एक प्रथम बिंदु हो गया। क्या इसके इधर वाला यहाँ पे बिंदु होगा कि नहीं, इसको मिलाएंगे तो क्या ये पूरा का पूरा, यदि ये हमको यदि इमेजिन करें तो ये केंद्र से होकर गुजर रहा है लाइन, तो यदि केंद्र से होकर गुजर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, व्यास। तो व्यास के इधर वाला भाग भी आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो इधर भी इतना सा यदि हम ऐसे मिला देते, ये रेखा किधर से होकर गुजर रहा है, केंद्र से, तो पूरा पूरा व्यास होगा, तो आधा वाला भाग क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो दो त्रिज्या और इस चाप के बीच घिरे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड कहते हैं। देखो 4-5 चीज़ होता है, मैं आपको पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझने का कोशिश करना है 6 चीज़ है क्या। सबसे पहला आता है वृत्त का चाप,
वृत्त के बारे में यदि पढ़ेंगे तो चाप आता है पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या आता है, चाप के प्रकार आता है। चाप में भी कौन आता है, दो गो होता है। एगो होता है क्या, लघु चाप होता है, लघु चाप। दूसरा नंबर क्या होता है, दीर्घ चाप होता है। तीसरा नंबर जो आता है त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। नाम सुन देखिएगा, कॉपी सब में, सॉरी किताब सब में ये सब है, लेकिन समझ में नहीं आता कि है क्या क्या। तो ये चीज़ समझने का कोशिश करो। ये त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कितना होता है, दो प्रकार का होता है, एक लघु त्रिज्या खंड और दूसरा क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। तीसरा नंबर जो आता है, तीसरा नंबर में कौन, सॉरी ये त्रिज्या खंड हो गया। चौथा नंबर में जो आता है वो किसके बारे में आता है, त्रिज्या खंड हो गया, वृत्त खंड। ये नंबरिंग गलत हो गया, चाप के बारे में बात करें तो ये चाप के बारे में हो गया, ये दूसरा नंबर त्रिज्या खंड के बारे में हो गया, ये तीसरा नंबर वृत्त खंड के बारे में हो गया। वृत्त खंड, वृत्त खंड भी दो गो होता है, कौन, लघु वृत्त खंड और दूसरा नंबर क्या आता है, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। क्लियर है। तो समझ यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो ये ए और बी तक के लंबाई को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। चाप वही चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक के लंबाई को चाप की लंबाई कहेंगे। अब आता क्या, चाप भी दो प्रकार का, एक लघु चाप या दीर्घ चाप। देखो ये जो चाप का बिंदु दो है, एक प्रथम बिंदु या अंतिम बिंदु, ये कहाँ पे है, ये वृत्त के व्यास से अंदर है। तो वृत्त के व्यास के अंदर वाले को क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, चाप कहेगा। यही चाप जो होता है ये क्या कहलाता है, लघु चाप कहलाता है। उसके बाद देखो वृत्त का दो बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, मारिए देंगे, बट दिमाग खराब कर रहा है घुस के क्लास में। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दो बिंदुओं के बीच के दूरी को चाप की लंबाई कहते हैं। तो चाप तो यहाँ से यदि हम उल्टा चलें तो उल्टा चले तो एक बिंदु ये हो जाएगा, दूसरा बिंदु ये हो जाएगा, तो इस बीच को भी क्या कहेंगे, चाप पे ना कहेंगे। अरे यहाँ से यहाँ तक के पूरा का दूरी को क्या, आप अभी हमने क्या बताया, किसी वृत्त के दो बिंदु के, ये जो वृत्त का परिधि है, परिधि में किसी भी दो बिंदु के बीच के लंबाई को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। तो इधर वाला ये चाप हो गया, तो इधर वाला भी तो चाप है ना, यहाँ से यहाँ तक यदि हम उल्टा चले तो इधर से चले तो ये भी चाप हुआ, यदि हम उल्टा चल जाए तो ये भी चाप है। तो चाप है तो ये क्या करता है, अब ये बड़ा वाला जो चाप होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होके है यहाँ तक वाला जो होता है, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ चाप हो गया। लघु चाप किसे कहते हैं, दीर्घ चाप। अब देखो ये क्या होगा, ये चाप हो गया लघु चाप, लघु चाप, और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये त्रिज्या के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का देखो डिफिनेशन क्या था, चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो ये हो गया चाप के तथा ये त्रिज्या के बीच घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब त्रिज्यखंड में भी दो हुआ, लघु त्रिज्यखंड, दूसरा नंबर दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये जो होता है ये वाला, ये लघु चाप तथा त्रिज्या के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। अब देखो अभी हमने क्या बताया त्रिज्यखंड का डिफिनेशन, चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच के घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड। तो देखो ये भी तो चाप है, ये भी तो दीर्घ चाप है, इसके बीच ये भी तो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में घिरा क्षेत्र तो ये भी तो है, तो ये भी क्षेत्र, तो ये भी त्रिज्यखंड ही कहलाएगा। लेकिन ये बशर्ते ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या इतना चीज क्लियर है, क्लियर है। अब देखो आता है बात क्या, अब त्रिज्यखंड के बारे में समझ गया, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। अब आता है वृत्त खंड किसे कहते हैं। देखो ये चाप हुआ, चाप का बिंदु प्रथम बिंदु, या लघु चाप का प्रथम बिंदु यहाँ था, लघु चाप का दूसरा बिंदु यहाँ था। तो देखो दीर्घ चाप का भी डिफिनेशन वही होता है। देखो यहाँ से ए से बिंदु बी तक मिला है तो क्या हो जाएगा, जीवा कहलाएगा। तो ये जीवा और कोई भी चाप ले लो, या तो बड़ा वाला चाप ले लो या छोटा वाला चाप ले लो, तो इस जीवा तथा ये चाप के बीच घिरे जो क्षेत्र ये वाला है, ये वाला ये यहाँ से ए, यहाँ से यहाँ, ये वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे, वृत्त खंड कहेंगे। और दूसरा नंबर जीवा तथा चाप, तो चाप का तो ऊपर वाला भी चाप है, तो ये जीवा तथा ऊपर वाला चाप, तो यहाँ से जो स्टार्ट यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाएंगे, इसको भी क्या कहेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके इसको भी क्या कहेंगे, वृत्त खंड ही कहेंगे। बशर्ते क्या होता है, ये लघु चाप तथा जीवा के बीच घिरे क्षेत्र को ये वाले को क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड कहेंगे, लघु वृत्त खंड। और ऊपर ये जीवा तथा ये दीर्घ चाप के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। क्या इतना चीज क्लियर है,
क्या इतना चीज़ क्लियर है? इतना चीज़ क्लियर है। यदि आपको थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत आया, परेशानी समझ नहीं में आया है, आप प्लीज़, यदि स्पीड वीडियो का स्पीड हो, बोलने का थोड़ा होता है कि पढ़ाता हूँ जब तो थोड़ा स्पीड में चलने लगता है, तो उसको क्या कर लोगे, स्लो कर लोगे या फिर दोबारा देखने का कोशिश करोगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आज का क्लास को यहीं पर बंद करते हैं और ये चीज़ के बारे में कल फिर से हल्का समझा देंगे। उसके बाद इसका सूत्र के बारे में बताएंगे। उसके बाद टोटल का टोटल किस पे आ जाएंगे, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ये छिपकली काहे के लिए दिमाग खराब कर रहा है? छिपकली है कि चूहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्लास करना तो बैठना इस जगह पे कुर्सी पे रे, खड़ 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 कर रहा है कदहा नितिन। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ समझिएगा। कल सूत्र लिखा देंगे, सूत्र लिखाने के बाद कैसे सूत्र निकलता है वो भी बता देंगे, और उसके बाद क्या क्या सॉल्यूशन करवाएंगे। देखो, सबसे पहले भारतीय वन करवाएंगे, उसके बाद केसीसी ना करवाएंगे। जो जो पेड में दूसरे क्रैश कोर्स वाले करवा रहे हैं उतना चीज़ करेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे। क्योंकि देखें, बच्चा सबको मुंह से जब सुने ना दिक्कत तकलीफ दिया था, क्या जानते हो? ऑनलाइन इज़ द बेस्ट अभी इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वहाँ पे अभी सब चीज़ करवाया जा रहा है, ऑफलाइन में कभी करवाया नहीं जा रहा। तो वही सोचा कि चलो तुमको यदि ऑनलाइन का ही भूत चढ़ा है तो ऑनलाइन में देते हैं, देखते हैं, हम भी देने का कोशिश करते हैं। यदि बेटर दे पाए तो बेटर देने का कोशिश करते हैं आपको। तो वही सारा चीज़ लेके आ रहे हैं। तो आपका क्या कराया जाएगा, भारतीय भवन भी कराया जाएगा, दूसरा नंबर केसी सिन्हा भी कराया जाएगा, और तीसरा नंबर एनसीईआरटी जो मेन इम्पोर्टेंट बुक है एग्जाम का, उसी से टोटल का टोटल सवाल आता है। यदि कोई बच्चा पूरा का पूरा एनसीईआरटी ढंग से बना लेता है, हमको A to Z उस एनसीईआरटी का सवाल आता है, वो बच्चा 100 में से 100 ला लेगा एग्जाम में, ये गारंटी है। हाँ, बशर्ते उसमें से वो जो बनाएगा उसके लिए उसको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिर्फ एनसीईआरटी बनाने से नहीं आता, वो बहुत बार बुक बनाएगा दूसरा तभी कॉन्सेप्ट आता है। तो 2-3 बुक हम पढ़ाएंगे आपको, बाकी उसके बाद क्वेश्चन बैंक कराएंगे। हो सकता है जब ख़त्म हो जाए और भी चीज़ करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।